अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है, मानकर चले रमेश एक टीचर है और वह अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही तैनात है और विधानसभा का चुनाव आ जाता है, तो वह अपनी वोट कैसे डालेंगे? हम एक उदाहरण देखेंगे। रमेश टीचर है और यह उनका होम डिस्ट्रिक्ट है और इसमें विधानसभा 1 2 3 4 विधानसभा लगती है और विधानसभा का चुनाव आ गया और उनकी ड्यूटी इस विधानसभा क्षेत्र में नंबर 3 में लग गई और उनका घर दूसरे नंबर के विधानसभा क्षेत्र में उनका घर है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर किसी टीचर की ड्यूटी लगती है और वह उसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है तो उसके विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगती। इस चीज़ का 100% ध्यान रखा जाता है। अपवाद स्वरूप ही ड्यूटी लगती है इस तरीके से मतदान अधिकारियों की, नहीं तो उसके विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ही उसकी हमेशा ड्यूटी लगती है। अब विधानसभा का चुनाव है और रमेश की विधानसभा यह लगती है और तैनाती और उसका जो ड्यूटी है यहाँ लग गया। अब यहाँ जो ईवीएम है, मानकर चलिए यह ईवीएम है, यह प्रयोग हो रही है और इस ईवीएम में ए बी सी प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस विधानसभा में, यानी ए बी सी 3 प्रत्याशी इस विधानसभा नंबर 3 में खड़े हुए हैं और जो नंबर 2 की विधानसभा है उसमें अलग प्रत्याशी खड़े होंगे, क्योंकि हर विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशी होते हैं। यहाँ एफ जी एच प्रत्याशी खड़े हैं, तो दोनों विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशी है। तो यहाँ ऐसे में रमेश डाक मतपत्र का, पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेगा। पोस्टल बैलेट, डाक मतपत्र। अभी आप ये कह रहे होंगे डाक मतपत्र मैंने क्यों बताया, अब आपकी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मानकर चलिए यह चुनाव विधानसभा का न होकर लोकसभा का चुनाव होता, तो लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? लोकसभा के चुनाव में अब की बार 4 प्रत्याशी खड़े हैं, ए बी सी डी। 4 प्रत्याशी पूरे लोकसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और यहाँ की ईवीएम मशीन है। रमेश की ड्यूटी इसी तरीके से लगी है लोकसभा के चुनाव में, दूसरी विधानसभा में उसका घर है और ड्यूटी उसकी तीसरे नंबर के विधानसभा क्षेत्र में लगी है। लोकसभा का चुनाव है, तो जो यहाँ की ईवीएम मशीन होगी, इसमें जो प्रत्याशी होंगे ए बी सी डी, वह सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरीके से दिखेंगे, ए बी सी डी। यानी जो रमेश का जहाँ ड्यूटी है, जो मतदान केंद्र है, जहाँ वह पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी बनकर गया है, वहाँ की ईवीएम मशीन में भी प्रत्याशी वही शो होंगे जो उसके घर वाले जो बूथ है, जहाँ उसका मतदाता सूची में नाम है, वहाँ का जो बूथ है, वहाँ जो ईवीएम इस्तेमाल हो रही है, वहाँ भी इसी तरीके से प्रत्याशी दिखेंगे। तो रमेश अपना वोट कैसे डालेगा? क्यों ना वह एक तरीका इस्तेमाल कर लेता है। वह जहाँ अधिकारी बनकर गया है, मतदान अधिकारी, उसी बूथ पर अपना ईवीएम में बटन दबा देता है। मानकर चलिए वह ए प्रत्याशी को पसंद करता है, वह ए बटन दबा देगा तो उसकी वोट ए प्रत्याशी को चली जाएगी। वह अपने घर रहकर बूथ पर भी तो ईवीएम ही बटन दबाता, उसने यहाँ भी दबा दिया, तो जो मतदान की जो उद्देश्य था वह यहाँ भी पूरा हो गया। यहाँ उसने ईवीएम में ही साधारण तरीके से अपनी वोट डाल ली। रमेश है, कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र पर, पूरे जनपद के किसी भी मतदान केंद्र पर अगर वोट डाल लेता तो वोट तो वो ए को ही देता, तो उसकी फाइनली ए को वोट चली जाती है और उसकी जो वोट देने की मंशा है वह पूरी हो जाती है। वह वहीं अपने बूथ पर ही, जहां उसकी ड्यूटी लगी है, वह वोट दे लेगा। लेकिन इसके लिए उसको एक विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। वह वहाँ उस बूथ का सामान्य मतदाता नहीं है, वहाँ की जो मतदाता सूची है बूथ की, उसमें उसका नाम नहीं है। वह वहाँ मतदान अधिकारी बनकर गया है, वह वहाँ वोट तो देगा लेकिन एक सामान्य मतदाता के रूप में वह वोट नहीं दे रहा है, एक मतदान अधिकारी के रूप में मतदाता बनकर वह वोट दे रहा है। तो उसको एक विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। चुनाव आयोग ने उसे ऐसा अधिकार दिया है कि वह विशेष अनुमति लेकर वहाँ उसी बूथ पर वोट डाल लेगा। उस विशेष अनुमति के लिए उसे एक अनुमति लेटर लेना पड़ता है, उस लेटर का ही नाम ईडीसी है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। और यह निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र उसको उसके आरओ जारी करते हैं, आरओ हमारे चुनाव के अधिकारी हैं वह जारी करते हैं। और यह निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र वह अपने पास रखता है रमेश, और मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे ईडीसी मिला है और मैं अपनी वोट यही बूथ पर दूंगा। और ये कुछ प्रपत्रों में इसकी खास अभिलेख वगैरह कुछ भरे जाते हैं, बाकी वह अपनी वोट इस तरीके से मशीन में ही डाल लेता है। तो जो मैंने एक बात बताई थी पहले कि विधानसभा का चुनाव है और रमेश यहाँ का रहने वाला है और यहाँ उसकी ड्यूटी है, तो वह डाक मतपत्र का पोस्ट बैलेट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी दिख रहे हैं विधानसभा के चुनाव में और यहाँ प्रत्याशी दिख रहे हैं वे अलग अलग है। यहाँ वह वोट नहीं डाल सकता ईवीएम में, क्योंकि यहाँ उसके प्रत्याशी नहीं दिख रहे विधानसभा के चुनाव में, तो यहाँ वह पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है रमेश की ड्यूटी विधानसभा के चुनाव में उसी के विधानसभा क्षेत्र में लग जाए, इक्का दुक्का ऐसे मामले भी आ जाते हैं। तो मानकर चले विधानसभा के चुनाव में यहीं उसकी ड्यूटी लग जाती है, रमेश की ड्यूटी यहीं लग जाती है, तो ए बी सी जो प्रत्याशी है वह यहाँ भी दिखेंगे, तो फिर वह विधानसभा के चुनाव में ईडीसी का इस्तेमाल कर लेगा। तो इससे एक बात स्पष्ट है, विधानसभा के चुनाव में अगर निर्वाचन क्षेत्र जहां उसकी ड्यूटी है और निर्वाचन क्षेत्र जहां उसका मतदाता सूची में क्रमांक है दोनों एक हो जाते हैं तो ईडीसी का इस्तेमाल होगा। और जहां दोनों निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं, जहां मतदाता सूची में क्रमांक है और जहां उसकी ड्यूटी है अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से लोकसभा में है, अगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, अगर रमेश कहीं दूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पोस्टेड है और उसका गृह जनपद कहीं दूर है और दोनों में एक ही चरणों में चुनाव है, तो फिर वहाँ पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल होगा। और संसदीय क्षेत्र में ही उसकी पोस्टेड है, रमेश की पोस्टिंग है और वही उसकी ड्यूटी है, तो वह वहाँ ईडीसी का इस्तेमाल करेगा, वो मैंने आपको बताया है। और यहाँ एक और क्लियर सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम चांस होते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में रमेश की ड्यूटी लगे। तो विधानसभा के चुनाव में अधिकांशतः पोस्टल बैलेट ही डाले जाते हैं। जो मतदान अधिकारी होंगे ईडीसी का इस्तेमाल कम होता है, और जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनमें अधिकतर ईडीसी का ही प्रयोग होता है, पोस्टल बैलेट का कम होता है। क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं गृह जनपद के, वे सब पोस्ट ईडीसी के इस्तेमाल करके ही अपनी वोट डाल लेते हैं। ये तो मैंने मोटा मोटा आपको एक आइडिया दिया, लेकिन कभी कभी पोस्टल बैलेट डलेगा या ईडीसी डलेगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। लोकसभा के चुनाव में भी बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है कि यहाँ रमेश अपना ईडीसी का इस्तेमाल करेगा या पोस्टल बैलेट का। उसको हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक साक्षात उदाहरण लेंगे हम 2 लोकसभाओं का। आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, और लोकसभा सीटें 80 है। लोकसभा सीटें पीसी को हम लोकसभा क्षेत्र बोलते हैं। यह ऐसा क्यों है? इसका हमारा सीधे ईडीसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ईडीसी को समझने के लिए ईडीसी की जो कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, ईडीसी वहाँ डलेगा या नहीं डलेगा, उसको समझने के लिए, उस बात को समझने के लिए इस चीज़ का क्लियर होना ज़रूरी है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। हमारे 2 जनपद हैं, एक सहारनपुर जनपद, एक शामली जनपद। सहारनपुर जनपद को मैंने जो ग्रीन कलर में दिखाया है, और सहारनपुर जनपद में यह इस तरीके से विधानसभा को भी अलग अलग दिखाया है। जैसे सहारनपुर जनपद की बेहट विधानसभा, नुकुड़, गंगो, ये इस तरीके से हरे रंग में अलग अलग सहारनपुर जनपद की विधानसभाएं हैं। अब नीचे शामली डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। शामली डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभाएं हैं। कैराना एसी को हम विधानसभा बोलते हैं, थाना भवन और शामली डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभाएं हैं। यह तो 2 अलग अलग जनपदों की मैंने विधानसभाएं दिखाई, लेकिन जब बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र की, पीसी की बात करते हैं,
तो यह 2 जनपदों की विधानसभाएं 2 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाती है और वे 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, सहारनपुर संसदीय या सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र अथवा सहारनपुर संसदीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, और दूसरा कैराना संसदीय क्षेत्र अथवा कैराना लोकसभा क्षेत्र। और जो हमारी कैराना लोकसभा क्षेत्र है, कैराना पीसी है, उसमें हमारी 5 विधानसभाएं पड़ती हैं। कैराना, थाना भवन, शामली और सहारनपुर जनपद की गंगो और नुकुड़ विधानसभा भी कैराना पीसी के अंतर्गत आ जाती है। जो हमारा कैराना पीसी है, उसमें हमारी, हम उसको एक स्पेशल रंग से रंग देते हैं, 0-0 कर देते हैं। इसको आप देख सकते हैं, समझने के लिए हमने इसको 0-0 कर दिया। वह क्षेत्र है वह 0-0 में मैंने दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारी कैराना पीसी हो गई। और जो हमारी सहारनपुर पीसी है, सहारनपुर पीसी में ये जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की शेष विधानसभाएं हैं, इसको हम प्लस प्लस से दिखा देते हैं, प्लस प्लस। ये आपको आगे समझने में बहुत मदद करेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग अलग दिखा दिया। और हम इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस प्लस करके। ये हो गई सहारनपुर पीसी, और संकेत के रूप में हम दिखाएंगे इसको कैराना पीसी। आप देख सकते हैं, आपका क्लियर हो गया होगा कि कैराना पीसी का कौन सा क्षेत्र है और सहारनपुर पीसी का कौन सा क्षेत्र है। तो जो हमारी पीसी होती है, जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं, वह पीसी दूसरे जनपदों के क्षेत्र को, दूसरी जनपदों की विधानसभा क्षेत्र को अध्यारोपित कर लेती है। इसलिए हमारे जनपदों की संख्या में और पीसी की संख्या में डिफरेंस आ जाता है। यानी जो हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट है, वो हमारी जो 80-80 हमारी लोकसभा सीट हैं, उसके बराबर कभी नहीं होते। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रमेश का उदाहरण लेंगे और देखेंगे बारी बारी से कि रमेश पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेगा या ईडीसी का करेगा। रमेश हमारा अध्यापक है और पहली कंडीशन मानते हैं, रमेश सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ कहा सहारनपुर जनपद, सहारनपुर संसदीय क्षेत्र नहीं कहा, मैंने यहाँ नाम लिया है कि सहारनपुर जनपद के रमेश रहने वाले हैं और रमेश की ड्यूटी शामली जनपद में है। शामली जनपद में वह कर्मचारी के रूप में, अध्यापक के रूप में अपना ड्यूटी दे रहा है। लोकसभा का चुनाव आ जाता है। अब लोकसभा के चुनाव में रमेश की ड्यूटी शामली डिस्ट्रिक्ट में ही लगेगी। वो तो कभी कभार चांस होते हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कभी कोई टीचर जाता है, नहीं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में तैनात होता है उसकी ड्यूटी वहीं अक्सर लगती है। यह 100% ऐसा ही होता है। कुछ ही चांस होते हैं जब वह बाहर डिस्ट्रिक्ट में जाता है। अब रमेश की ड्यूटी इधर इस क्षेत्र में ही, नीचे शामली डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं ना कहीं लगी होगी। पहली कंडीशन में रमेश सहारनपुर जनपद का रहने वाला है, लेकिन जो पहली कंडीशन है उसमें रमेश बेहट यानी नुकुड़ और गंगो, इन 2 विधानसभा को छोड़कर इन 3-4 विधानसभा में से किसी का भी निवासी है। यानी उसकी जो विधानसभा है, जहाँ उसकी मतदाता सूची में नाम है रमेश का, नुकुड़ गंगो को छोड़कर ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5 विधानसभाएं हैं सहारनपुर जनपद की, इनका कहीं का मूल निवासी है, तो वह ईडीसी डालेगा या पोस्टल बैलेट डालेगा। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, रमेश का जो तैनाती स्थल है, तैनाती स्थल इधर है और रमेश जो मूल निवासी है वो उधर का है। यानी तैनाती स्थल का संसदीय क्षेत्र और जहाँ रमेश जहाँ मतदाता सूची में नामांकित है, जहाँ का मूल निवासी है, वो संसदीय क्षेत्र, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग होने की कंडीशन में उसका जो मैंने बताया था ईवीएम में उसका प्रत्याशी दिखेगा या नहीं दिखेगा, यहाँ की ईवीएम में उसका प्रत्याशी नहीं दिखेगा, तो यहाँ रमेश पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेगा। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है, रमेश सहारनपुर का रहने वाला है और वह नुकुड़ या गंगो
कहीं का मूल निवासी है जहाँ उसकी मतदाता सूची में नाम है, और शामली में उसकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी है। तो रमेश क्या करेगा, यहाँ रमेश ईडीसी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहाँ रमेश रहने वाला तो सहारनपुर का है, लेकिन उसकी लोकसभा कैराना हो जाती है और कैराना ही उसका तैनाती स्थल है। कैराना संसदीय क्षेत्रीय तैनाती स्थल है और कैराना संसदीय क्षेत्रीय उसका मूल निवास है, जहाँ का वह निवासी है, उसकी लोकसभा कैराना ही पड़ती है। तो यहाँ वह ईडीसी का इस्तेमाल करेगा। दूसरी कंडीशन में ईडीसी का इस्तेमाल करेगा। वो मैंने आपको बताया था, वो लॉजिक दिया था कि उसका ईवीएम में बटन दिख जाएगा, तो वह यहाँ ड्यूटी रत होकर जहाँ भी ड्यूटी रत होगा वहाँ अपना ईवीएम में, मानकर चलिए यहाँ शामली में किसी गांव में वह ड्यूटी रत है तो यहाँ की ईवीएम में वोट डाल देगा, और वह नुकुड़ का रहने वाला है, नुकुड़ में जो प्रत्याशी खड़ा है वह यहाँ भी उसको प्रत्याशी दिखेगा ईवीएम में और वोट डाल देगा। अब नंबर 3 कंडीशन लेते हैं। नंबर 3 कंडीशन में क्या होगा, नंबर 3 कंडीशन में हम यहाँ मानेंगे कि उलट स्थिति हो जाएगी। उलट स्थिति क्या होगी कि रमेश शामली डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है। अब रमेश सहारनपुर का निवासी नहीं है, शामली डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है और शामली ही उसकी पोस्टेड है, यानी तैनाती स्थल और जो मूल जनपद है जहां उसका मतदाता सूची में नाम है वह दोनों एक ही है। अब रमेश की ड्यूटी यही है और यहीं कहीं किसी विधानसभा का रहने वाला है, तो फिर क्या करेगा, तो यहाँ रमेश का जो तैनाती स्थल है वो कैराना पीसी ही रहेगा, बाहर तो वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा, कहीं ड्यूटी बाहर नहीं लगेगी, और उसका संसदीय उसका जो मूल निवासी है वो कैराना का ही है, तो यहाँ वह ईडीसी का इस्तेमाल करेगा। नंबर 4 कंडीशन। अब चौथी कंडीशन, मानकर चले रमेश सहारनपुर जनपद का ही रहने वाला है और सहारनपुर जनपद में ही वह पोस्टेड है, लोकसभा का चुनाव आ जाता है, और चौथी कंडीशन में हम मानेंगे कि रमेश नुकुड़ और गंगो एसी को छोड़कर इन 3, 4, 5 जो ये इधर की विधानसभाएं हैं यहाँ का कहीं का मूल निवासी है, और उसे पता चलता है कि उसकी जो ड्यूटी है इन्हीं विधानसभाओं में से किसी न किसी विधानसभा में लग जाती है, नुकुड़ और गंगो को छोड़कर। क्योंकि वह सहारनपुर में पोस्टेड है तो उसकी सहारनपुर की विधानसभाओं में कहीं ना कहीं ड्यूटी लगेगी, तो उसकी ड्यूटी मानकर चलते हैं कि इधर की विधानसभाओं में ही उसकी ड्यूटी लग गई, और यह उसको दूसरे चरण की जो ट्रेनिंग होगी, जब उसको दूसरा लेटर मिलेगा ट्रेनिंग का, दूसरे दौर का जब प्रशिक्षण होगा, जब दूसरा रैंडमाइजेशन हो जाता है तभी पता चलता है दूसरे चरण के दौर के प्रशिक्षण में, तो वह क्या करेगा, ईडीसी के माध्यम से वोट डालेगा या पोस्टल बैलेट के माध्यम से। अब आप समझ सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र जहाँ उसकी ड्यूटी है और जहाँ का वह मूल निवासी है दोनों एक हो जाते हैं, तो वह यहाँ ईडीसी का इस्तेमाल कर लेगा। नंबर 5, मानकर चलिए रमेश यहीं का रहने वाला है इन क्षेत्रों का, और उसकी ड्यूटी नुकुड़ या गंगो किसी उसमें लग जाती है, तो फिर वह कहीं का इस्तेमाल करेगा। अब देखिए यहाँ का वह रहने वाला है और इनमें उसकी ड्यूटी लग जाती है, तो यहाँ जब वह ड्यूटी रत होगा तो जो ईवीएम होगी यहाँ की ईवीएम के प्रत्याशी और वहाँ की ईवीएम के प्रत्याशी अलग अलग हो जाएंगे, यानी उसके पीसी जहाँ उसकी तैनाती है और जहाँ का वह मूल निवासी है दोनों पीसी अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर 5वीं कंडीशन में रमेश पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेगा अगर उसकी ड्यूटी नुकुड़िया गंगों में लग जाती है और वह रहने वाला यहाँ कहीं इधर का है। फिर इससे अलग नंबर 6 कंडीशन, मानकर चलते हैं रमेश नुकुड़ या गंगों का ही कहीं का रहने वाला है और उसकी ड्यूटी इधर कहीं लग जाती है, दूसरे रैंडमाइजेशन में उसको पता चल जाता है, तो फिर वह कहीं का इस्तेमाल करेगा पोस्टल बैलेट का। और अगर ड्यूटी नुकुड़ या गंगों में से कहीं लग जाती है तो फिर कहीं का इस्तेमाल करेगा ईडीसी का। देखो ये तरह तरह की बहुत सारी कंडीशन पैदा हो सकती है
कुछ लोकसभा क्षेत्रों में इससे अलग भी कोई कंडीशन पैदा हो सकती है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां उसका मतदाता सूची में नाम है रमेश का, और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां उसकी तैनाती है, दूसरे रैंडमाइजेशन में यह क्लियर हो जाता है दोनों अलग अलग है अथवा दोनों एक ही है। अगर एक है तो ईडीसी का इस्तेमाल करेगा, और अगर दोनों अलग अलग है तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेगा। दूसरे चरण के प्रशिक्षण में ही यह क्लियर होता है कि यह दोनों अलग अलग है अथवा एक है। बहुत सारे जनपदों में इस चीज़ का पता लगना आवश्यक होता है कि हम अपने मतदाता को, हम रमेश को वोट, हम अपने मतदान अधिकारी को वोट कैसे दिलवाएंगे। तो बहुत सारे जो जनपद है वहाँ इस बात का पता लगना ज़रूरी होता है। इसी वजह से जो ईडीसी होते हैं, पोस्टल बैलेट होते हैं, दूसरे चरण के जो प्रशिक्षण होते हैं, दूसरे चरण की जो ट्रेनिंग होती है, अधिकांशतः तभी डलवाया जाता है। लेकिन बहुत जगह इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। जो मैं बता रहा हूँ वो पहले चरण में ही उनको पता चल जाता है कि उनकी संसदीय क्षेत्र क्या होगी। आप जब इस बात को सोचेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे, तो वहाँ पहले चरण में भी पोस्टल बैलेट या ईडीसी हम डलवा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः देखा गया है दूसरे चरण में ही ईडीसी या पोस्टल बैलेट डलवाया जाता है, जारी किया जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि दूसरे चरण के दौर में ही संसदीय क्षेत्र का पता चल पाता है कि दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। अब ईडीसी के माध्यम से कौन कौन वोट डाल सकता है हम देखेंगे। एक तो हमारे मतदान पार्टी के अधिकारी हो जाएंगे, एक हमारे होमगार्ड, ड्राइवर, सफाई कर्मी, कंडक्टर, वीडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन अधिकारी हमारे होते हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। इनके कार्यालयों में जितने भी कर्मचारी है वो भी ईडीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम के हमारे कर्मचारी होते हैं, और अन्य चुनाव से संबंधित बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो ईवीएम का रख रखाव रखते हैं, ईवीएम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। और हमारी वीआई निगरानी की टीम होती है, कंट्रोल रूम के कर्मचारी, हेल्पलाइन कर्मचारी, और मतदान सामग्री तैयार करने वाले कर्मचारी और अन्य कर्मचारी जो चुनाव से संबंधित काम कर रहे हैं। अगर इनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसके यह मतदाता है और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें इनकी ड्यूटी लगी हुई है, दोनों एक ही हैं, तो ये सब ईडीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ईडीसी का इस्तेमाल करने के लिए एक फार्म 12A बोलते हैं उसको, फार्म 12A भरा जाता है, और फिर उनको फार्म 12B मिलता है। और फार्म A 12B कैसे कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त होंगे, कहाँ दिए जाते हैं, उनको कैसे भरा जाता है, फार्म 12A, फार्म 12B कैसे कहाँ प्राप्त करेगा, कैसे फिर उसको इस्तेमाल करेगा, ये सब एक अलग वीडियो में है। चूँकि यह बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए एक आगे वीडियो है, जस्ट आप उसको देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईडीसी क्या होता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ईडीसी और पोस्टल बैलेट में क्या अंतर होता है, वो सब मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन पैदा न हो। और बाकी आप इसको समझिए और अगली वीडियो में जानिए कि इसका प्रयोग ईडीसी का हम कैसे करेंगे, किस तरीके से फार्म भरेंगे आप, और कैसे अपना वोट ईडीसी के माध्यम से डालेंगे। धन्यवाद।